NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। लखनऊ के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आई थी, युवा बेहद खुश थे। फिर पेपर लीक हो गया। उन बच्चों की मां पहले आस लगाए बैठी थी, उन्हें काफी दुखों का सामना करना पड़ा होगा। लगातार पत्रकारों पर जिस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार धर्म के नाम पर शोषण कर रही है। आखिर दुकानदारों को अपनी दुकान और ठेले के आगे नाम लिखना क्यों जरूरी होगा? ये बेहद दुखद है। इस तरह के आदेश देने वाले अधिकारियों को फटकार लगाएं। अगर ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो इसे जल्द से जल्द वापस लें। साथ ही कानून व्यवस्था ठीक करें। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी आगामी 2027 चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद। वैसे भी लखनऊ प्रेस क्लब का मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं। मैं तीसरी बार लखनऊ के प्रेस क्लब में आया। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका सबसे बड़ा विषय है जनहित। और आपने और मैंने खुद देखा, मैं जहां आज गया था उस जगह का नाम है हैदर कैनाल रोड, और सरकार वहाँ एक प्रोजेक्ट ला रही है, एलिवेटर रोड। 16 किलोमीटर का एरिया है जिससे लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उससे पहले अकबरपुर में डेमोलेशन हुआ, अकबर नगर में, और पंतनगर और कई जो है जगहों पे डेमोलिशन का जो है बुलडोजर राज जो है वो प्रभावी होने का काम कर रहा था। मैं आज, मेरे पास उनका लेटर गया था कि आपको आना चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए इस बात की प्रमुखता के इसका जो मेन कारण उस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये देश 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए। 16 अगस्त को भारत आज़ादी का जीवन जी रहा था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं। जो व्यवस्था इस देश में चली आई है उस व्यवस्था के कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे, आबादी का 80-85% वर्ग, जिनके पास ना कोई रोजगार था, ना ज़मीन थी, ना कोई उद्योग था, ना ही नौकरियां थी, ना ही कुछ और था। तो अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिसके पास एक गज ज़मीन नहीं थी उसके पास आज़ादी के बाद ऐसा नहीं कि हजारों बीघे ज़मीन आ गई हो। जिसके पास 1 बीघा ज़मीन थी उसके पास 1 बीघा ज़मीन, जो भूमिहीन था वो भूमिहीन रहा। जैसे एक न्यूज एजेंसी का सर्वे है कि 54% दलितों पे 1 गज ज़मीन नहीं है देश के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनको आज अवैध कहा जा रहा है, जिनसे चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है, जिनके पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं। लेकिन आज ये अवैध हो गए हैं क्योंकि ये गांव से अपमानित होकर जाति धर्म के आधार पे सामंतियों का शोषण रह के मजदूरी मांगने पे पिटकर बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हुए गांव छोड़ के यहाँ भाग आए। और यहाँ जब भाग आए तो अपना जीवन यापन करने लगे। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इसी विषय से बनी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो इस बात से, इस खतरे से अवगत कराया था कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो सामाजिक नहीं बन पाएगा। और जिम्मेदारी थी सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पे कि वो अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं। अभी इतने लंबे प्रयास के बाद 10% लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, 90% लोग वंचित वर्ग के वहीं हैं हाशिए पे। और ऐसे में जो उन्होंने तैयार किया है, ये घर आज के नहीं है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। इतने बुरे हालातों से अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है। सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार, तो जैसे मुख्यमंत्री जी पंतनगर वालों के और उनके आसपास के लोग भी सुन सकते हैं तो इनकी भी सुन सकते हैं। क्या तो ऐसा है कि फिर यहाँ ये सरकार सबका साथ सबका विकास की नहीं, जाति धर्म देख के कार्रवाई करे? क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जानते हैं, सत्ता पे सारे आंकड़े हैं कि इन बस्तियों में जो हैदर कैनाल रोड है पूरी, इसमें जो लोग रहते हैं
वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ की सत्ता इनके दुख को समझे, मुख्यमंत्री इनके दुख को समझें, तो वो इनको जीवन को भी बचा सकते हैं, उनको बेघर होने से बचा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तय कर लिया कि इन गरीबों को उजाड़ना है, और ये हमारे साथ आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता है, जब भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तभी हमारी कमर तोड़ दी जाती है, अवैध बता के, गलत बता के। ये सारी ज़मीनें सरकारी, सरकार चाहे तो इन ज़मीनों को गरीबों को, जिन लोगों ने उन पर इतने दिन मेहनत की है, उनको दे के और इनके जीवन को बचा सकती है, उनको टूटने से बचा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीरों को रात में तारे दिखने चाहिए, इसलिए गरीबों के घरों को जमींदज किया जा रहा है। हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो पंतनगर के तरह इनका दर्द भी सुने। और इसका एक कड़वा सच ये है, अगर किसी कोर्ट के आदेश पे ये हो, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो मुख्यमंत्री पे ताकत है कि वो जनता का संरक्षण कर सकते हैं, वो इनको विस्थापित कर सकते हैं, अच्छी जगह दे सकते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट को और ऊंचा करके बना। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, लोग भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन ये गरीबों की बस्तियों से जो विकास हो रहा है ना, उनको कुचल के, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह उधर से बना लो, लेकिन अगर उधर से बना तो थोड़ा ऊंचा बना लो, लोगों की जान बच जाए। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम उद्देश्य इन लोगों को उजाड़ने का है, और हम अपने लोगों को उजड़ने नहीं देंगे। सारे काम हो सकते हैं। अकबर नगर में जो हुआ है, आप सब लोगों ने देख लिया, उनको छोटे छोटे कमरों में रख दिया, वहाँ बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो सब लोग रो रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती 5 लाख रुपए का वो जो है एक अमाउंट तय कर दिया कि आपको ये देना है। लोगों पे खाने को रोटी नहीं है, लेकिन सरकार को पैसा चाहिए। तो ये पैसा जब करोड़ों करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ़ करते हो, तो जनता का माफ़ कर दो। तो मेरा ये मत है कि सरकार को हमारी इस मांग को सुनना चाहिए। और अगर सरकार, मुख्यमंत्री तो यहीं रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री खुद जाके देखेंगे तो उन माँओं के आंसू देख के शायद मुख्यमंत्री का दिल पिघल जाए और उनको तरस आ जाए उन गरीबों पे, जो गरीब अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी गरीब परिवारों के साथ हूँ, और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हम लोग लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि सत्ता हमारी बात को इसलिए सुनेगी क्योंकि बहुत जल्द चुनाव में वोट मांगने भी सत्ता के लोगों को जाना है, वरना वही हश्र होगा जो अयोध्या में हुआ। अयोध्या में भी इसी तरह जो है विकास के नाम पे गरीबों को उजाड़ा गया। फिर जनता ने ये बताया कि धर्म सेकेंडरी है, पहले उनका जीवन है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनको इज्जत की ज़िंदगी मिले, और जो उनको नुकसान पहुंचाएगा उनको सबक सिखा, वो वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। साथ साथ आपके और मेरे याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की एक भर्ती आई थी, जिसके बहुत बड़े बड़े प्रचार हुए थे। लाखों बच्चों ने, लगभग 66 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। बड़ी नौकरी की व्यवस्था होने वाली थी, सब लोग परेशान, खुश थे कि नौकरी आ गई है। फिर उसका पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने विरोध किया, तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि इनको ये झूठा खबर फैला रहे हैं। लेकिन बाद में अंत मांगा और भर्ती कैंसिल की। 6 महीने का समय मांगा था। मैं बस लखनऊ में बैठ के मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहा हूँ, समय पूरा हो गया। वो बच्चे जो हैं इंतजार देख रहे हैं, उनकी बहनें सपने देख रही हैं, उनकी माएँ, उनके पिता सपने देख रहे हैं कि हमारा बच्चा नौकरी लग के अपने पैरों पर खड़ा होगा और हमारी ज़िंदगी बदलेगा। तो उस भर्ती को मुख्यमंत्री जी जल्दी करा दें। और साथ साथ मैं एक मांग को पार्लियामेंट में भी उठा चुका, यहाँ भी आपके सामने रख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के हाथ में ताकत है, मेरे हाथ में नहीं है, कि वो पुलिस रिफॉर्म कर सकते हैं। पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे करके उनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। उनको इस बोझ से, अनावश्यक बोझ से, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर कर सकते हैं। उनके पास ताकत है, मेरे पास नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर होता तो आज ही कर देता, लेकिन उनके पास है। वो उनकी बॉर्डर स्कीम से उनको निजात दिला सकते हैं, क्योंकि छुट्टी भी अगर मिल गई तो 500 किलोमीटर जब तक घर पहुंचेगा इतना तो छुट्टी का डे ही खत्म हो जाएगा। पत्रकारों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं, अभी एक रिपोर्टिंग करने 5 पत्रकारों पर मुकदमा कर दिया। ये जो पत्रकारों के पे हमले हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वादा तो किया है कि पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन मैंने तो बनारस में अभी एक SDM को पिटते हुए देखा। यहाँ कौन सुरक्षित है? अधिकारी सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। और मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उनको जो वेस्टलैंड है, बंजर भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, वंचित वर्गों में बांट देना चाहिए उस भूमि को, जिससे कि वो लोग खेती किसानी करके, कोई रोजगार तो नहीं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। तो जो वेस्टलैंड है
उसको गरीब कमज़ोर तबके में बांट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं पूर्वांचल के, जहाँ से मैं आता हूँ नगीना लोकसभा से, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बाढ़ से ग्रसित होने वाले हैं। सरकार चाहे तो उन लोगों की जीवन को सुरक्षित कर सकती है। बहुत लोगों की जाने जाती, बहुत फसलें उजड़ जाती हैं, मुआवजे के नाम पे चंद सिक्के दिखाए जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि नींद से जाके मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सुन लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिस पे आज चर्चा आपको मुझे करनी है, उसके लिए मैं वहाँ से यहाँ चल के भी आया हूँ। भारत का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को अस्वीकार करता है, लेकिन मेरे पड़ोस के ज़िले में जिस तरह से ठेली दुकान वालों को नाम और जाति, अब हम इस जाति से कितने दिन हो गए बचते हुए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण होता है उससे हम बचते हैं, धर्म के आधार पर जो शोषण होता है उससे बचते हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये ना न्याय संगत है, ना कानून संगत है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार ठीक है। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अगर आपके अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो, और अधिकारी बेलगाम नहीं, आपका प्रोजेक्ट है तो आप इसको ऐसा ना करो, क्योंकि कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान पे आके उस आदमी के साथ कोई दुर्घटना, कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पे लगाम लगाएं। और अगर ये आपकी योजना हो तो कृपया ऐसी योजनाओं पे दोबारा पुनर्विचार ना करें। ये योजनाएं प्रदेश को खंडित करने के लिए हैं। जाति धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ के संविधान ने इकट्ठा किया था। आप बात करते हो अखंड भारत की और अपने अपने प्रदेश में इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो, ठीक नहीं। तो मैं ऐसी जो भेदभाव करती है धर्म और जाति के आधार पर, इन सारी चीज़ों को, सारे जो है योजनाओं का को कंडम करता हूं, और ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की और पुनः ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, अब वो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भरोसे। एक सेकंड दे दीजिए, बस ख़त्म कर रहा हूँ इस बात को। आप ये देख रहे हैं अभी क्या हुआ उन्नाव में एक बच्ची के साथ, और हाथरस में क्या हुआ आपने देखा। वो जांच कहाँ गई और इतने लोग मर गए, उसका जवाब कौन देगा। और सबकी जानकारी भी नहीं हुई, और ऐसी दोबारा घटना ना हो, क्या है आपका इंतजाम इस पर। बस जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए मैं कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षित करता हूँ। सब कुछ है, फिर भी दलितों को का दमन हो रहा है, पिछड़ों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही है, रेप हो रही है। क्या कमी है आपके पास। ऐसा थोड़ा कि एक दिन के मुख्यमंत्री, आपको तो देखो कितना लंबा 7वां साल लग गया सर, अब तो कुछ करके दिखा दो। 7वां साल है आपको, ये थोड़ा ही कि आप अब भी कहो कि भाई हम पे किस चीज़ कमी है। अब कोई किसी दूसरी पार्टी की सरकार है क्या, अब तो आपकी सरकार है। तो आप तो कानून व्यवस्था अच्छी करो, या ये कह काम चल जाए पिछली से अच्छी है, तो पिछली से अच्छी क्या मतलब होता है। आपके पास किस चीज़ की कमी है। अब तो लोगों का जीवन सुरक्षित करो। हम तो अपने लोगों की लाशें हाथों में उठाते हुए थक गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दमन वंचित वर्ग के लोग साथ हो रहा है, उनकी लाशें गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं। सरकार संज्ञान ले, इनकी तो आंतरिक लड़ाई नहीं खत्म हो रही, इनकी आंतरिक लड़ाई खत्म हो जाए तो ये शायद जनता के बारे में सोचे। तो बहुत पीड़ा में है उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें। ऐसा मेरा विश्वास है कि लखनऊ की बात उन तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि वो इन गरीबों के बारे में, और स्पेशली हैदर कैनाल में जो जुल्म होने वाला है उसके बारे में सोचें। अगर सरकार तानाशाही पर रहेगी तो हमें आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। मैं स्वयं वहीं आके बैठ के उन गरीबों की आवाज़ बनने का काम करूंगा, क्योंकि अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। एलिवेटेड रोड का जो सपना था मुख्यमंत्री मायावती जी का था, बहुत अच्छा सपना था, मगर मैं कह रहा हूँ ऊपर से करके बना दो, लेकिन गरीबों को कुचल के मत बनाओ। किसी का भी सपना हो जिसमें गरीब कुचले जाए, मैं उससे समर्थन नहीं करूंगा। गलत किया था, सही किया था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे एलिवेटर ऊंचे बने हैं और अंडरग्राउंड भी बने हैं। तो अगर लोगों को, आप लोगों के जीवन की वैल्यू समझते हो, घर की वैल्यू समझते हो कि घर कैसे बनता है, तो फिर आप इसके पाप के भागीदार ना बने। आप, मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि वो आप उसको ऊंचा बना दे, क्या दिक्कत है। तो क्या आप अतिक्रमण करने वालों को बढ़ावा देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनको सदियों तक सताया गया, उनको कितनी जमीन, कितनी नौकरी, कितने
कितने अधिकार आपने दिए हैं आप बता पाएंगे? अभी मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू नहीं हुई भैया। अभी मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बार कास्ट सर्वे करा लो, सब खुल जाएगा। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी पे लड़ोगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश महाराज की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म और जाति से आगे हटके अगर वास्तविकता में बुनियादी मुद्दों पे बात होगी तब जाके उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार रिकॉर्ड कायम कराएगी। पत्रकारों को दबाने की बजाय अगर मॉब लिंचिंग पे लगाम लगाई जाए तो शायद मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा भी दे और उनको सुरक्षा भी दे। उल्टा अलीगढ़ में तो औरंगजेब के परिवार पे मुकदमा लिख दिया, लोगों पे कुछ नहीं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, और वो निजी नहीं, क्षेत्रीय आरक्षण है। लेकिन उससे भी बड़ा जो उन्होंने SC ST का जो पैसा उन्होंने अपनी स्कीमों में लगाया वो बहुत बड़ा गलत किया। SC ST के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 123 मौतों के बाद सरकार की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? अगर संतुष्ट होता तो शायद जमी दर्ज कर देंगे। मुकर होके आपकी आवाज में दूसरे दल आवाज। मैं तो अलीगढ़ जाके कह के आया कि जो भी दोषी है इतनी कठोर कार्रवाई करो कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। मगर मैं पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? जात पात की राजनीति तब खत्म होगी जब आजाद समाज पार्टी सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। हम ही करेंगे खत्म, आप चिंता मत करो। एक मिनट शांत हो जाओ। मैं विश्वास से कहता हूँ सभी के जवाब दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ। क्या कह रहे हो भाई, आप बताओ। ठीक है, तो भैया हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लो। मैंने एक रेजिमेंट जो अंग्रेजों ने जिसको रोक खत्म कर दिया था, मैंने उसको बहाल करने की मांग, हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। सुनो 1 मिनट, सुनो 1 मिनट। क्या जातियों की रेजिमेंट नहीं है भारत में? तो फिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? ये हमसे बड़ा देशभक्त है क्या कोई? सुनिए ना, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हमसे बड़ा देशभक्त है कोई? 4-4 गोली खा के फिर भी लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। आपके 2 हो गए, रुक जाओ। नगर में जहाँ बुलडोजर चला था, कल मुख्यमंत्री वही पौधारोपण का कार्यक्रम। हमारे घरों को उजाड़ के चाहे पौधे लगा दो, चाहे उद्योग लगा दो, ये जख्म भूलने वाले जख्म नहीं है। मुख्यमंत्री ने विस्थापन के नाम पे जो दिया है, मुख्यमंत्री को वहां भी एक बार घूम के आना चाहिए। उन कमरों देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।